गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग रिपोर्टरी के रूब्रिक्स की यात्रा में फिर शामिल हुए हैं। अब तक हम लोगों ने कई एक रूब्रिक्स को देखा। आज हम एक नए रूब्रिक्स को देखने जा रहे हैं और यह रूब्रिक्स हमारे मन को काफी विचलित भी कर देता है। और इस रूब्रिक्स को देखते हैं कि कभी कभी हम लोग अपने जीवन में छलित हो जाते हैं, यानी कि अ, विडंबना जिसको हम लोग कहते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण है कि विडंबना मन की स्थिति होती है और किसी कारणवश हम लोग अपने को छल होते हैं, या हमारी अज्ञानता होती है, या आपको इनोसेंस भी हो सकता है। ये काफी बातें हो सकती हैं। आज आइए हम लोग आयरोनी आयरोनी जिसका अर्थ होता है विडंबना, इसको हम लोग समझें। ये विडम्बना शब्द जो है, तो यूनानी शब्द इरोनिया से आया, जिसका अर्थ होता है छल या अज्ञान का दिखावा। प्राचीन ग्रीक ग्रीक में यह अभिव्यक्ति शैली के लिए प्रयुक्त होता था, जिसमें कुछ कहा जाता था कि आशा उसके विपरीत है। लैटिन में इसे आयरोनिया या व्यंग्यात्मक या छिपे हुए उपहास के रूप में रहा है। अंग्रेजी में यह शब्द आयरनी बना, जो कि 15वीं शताब्दी में आया, और धीरे धीरे ऐसा स्थिति हुआ कि जिसके कथन का प्रत्यक्ष अर्थ होने लगा कि वास्तविक उद्देश्य से विपरीत हो। यह सार्कास्म कटाक्ष से बिल्कुल अलग है। कटाक्ष तीखा और आघातकारी होता है, जबकि आयरनी सूक्ष्म, बौद्धिक और विनम्र होता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से आयरनी का उल्लेख आता है तो यह ऐसे मानसिक अवस्था को दर्शाता है जहां रोगी अपने विचारों और भावनाओं के छिपे हुए उपहास हल्के कटाक्ष और अप्रत्यक्ष मजाकिया ढंग से व्यक्त करता है। यह अक्सर गहरे दर्द, असुरक्षा या बौद्धिक श्रेष्ठता को ढकने का माध्यम होता है, और कई बार व्यक्ति जो महसूस करता है, जो कहता है, उसमें विरोधाभास होता है। यानी कि कथनी और करनी में अंतर होता है। यह आंतरिक द्वंद्व की सूक्ष्म मानसिक अवस्था है। विडंबना मनुष्य के मनोभाव की जटिल दर्पण है। यह दिखाती है कि मनुष्य सत्य को असत्य के माध्यम से, ईमानदारी को बनावटीपन के माध्यम से और भावना को संयम से कैसे प्रकट करता है। होम्योपैथिक मनोविज्ञान में आयरनी मात्र चातुर्य नहीं है, है ना, बल्कि रोगी के भाव, दृष्टिकोण और जीवन के प्रति आंतरिक प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। यह प्राय भावनाओं की उल्टी अभिव्यक्ति है, जहाँ प्रेम उदासीनता के रूप में पीड़ा, हंसी और असुरक्षा बौद्धिक श्रेष्ठता में बदल जाती है। माइंड का जो रूब्रिक्स आयरनी को समझने के लिए आवश्यक है कि हम लोग इसके पीछे आवश्यक जो भावनात्मक सब टेक्स्ट है उसको पहचाने। रोगी का व्यंग या हल्की विडंबना प्राय उसके असंतोष और साध या आत्मरक्षा की ओर संकेत करता है। यह रूब्रिक से छोटा सा है पर गहराई से जुड़ा हुआ है, जैसे विट्टी, सरकास्टिक माइंड, मॉकिंग, कंटेम्प्टुअस माइंड, इंडिजिनस, जो मानसिक व्यंग हास्य से विभिन्न स्वरूप को दर्शाता है। किसी चतुराई में कटाक्ष, किसी में व्यंग और किसी में दार्शनिक उदासीनता है। और इसके हिस्टोरिकल फीचर्स हम लोग देखें, यूनानियों ने आयरनी को बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना था। सुकरात ने अपने प्रश्नोत्तरी शैली में उपयोग करते थे। वो अज्ञान का दिखावा करके दूसरों की सत्य की ओर जाने के लिए ले जाते थे। और एरिस्टोटल के अनुसार संयमित आयरनी सामाजिक सद्गुण है, जो विनम्रता और बुद्धिमत्ता का पहचान है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षा तंत्र के रूप में देखा गया है। व्यक्ति अप्रसन्नता या शत्रुता को हास्य के माध्यम से सामाजिक रूप से स्वीकार तरीके से प्रकट करता है। और सिगमंड फ्रॉइड ने इसे दबी भावनाओं की अवचेतन विसर्जन या माध्यम बताया है। एक्सटेंशियल दार्शनिक में क्रिक बोर्ड ने इसे अब जीवन की विरोधाभास की चेतना के रूप में देखा है। एक दार्शनिक दूरी जो जीवन के असंगत सत्य को अवगत कराती है। और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं
तो रिपोर्टरी में ये आयरनी शब्द जो है बहुत कम मिलता है, परंतु इसके भाव निहित हैं। और आपको ये सिंथेसिस रिपोर्टरी में यह रूब्रिक्स को दिया गया है। इसके लिए जो अन्य रिपोर्टरी में आप यूज करते हैं वह है मॉकिंग, सार्कास्टिक, ह्यूमरस, कॉन्सिटेटेड एंड डिसकॉन्टेंटेड है। बॉनिगेसेंस ने रोगी की भाषा, प्रतिक्रिया और आचरण के सूक्ष्म निरीक्षण पर बल दिया था। और विडंबना भले अलग शब्द से न मिले, लेकिन अनेक औषधियों की मानसिक तस्वीर में यह स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। बहुत सारी दवाइयां में लैकेसिस, प्लैटिना, नक्सवोमिका, इग्नेशिया, सल्फर आदि में यह प्रवृत्ति तो आत्मरक्षा या बौद्धिक अहम के रूप में दिखता है। केंट की रिपोर्टरी में यह डायरेक्ट नहीं है इसे, लेकिन मॉकिंग, सार्कास्टिक, विट्टी के साथ दिखला जाता है। और सिंथेसिस रिपोर्टरी में एक इंडिपेंडेंट रूब्रिक्स के रूप में है, जहाँ की प्रमुख औषधि जो है सो लैकेसिस, प्लैटिना, नक्सवोमिका और सल्फर, इग्नेशिया, पल्सेट्ला, नेट्राम्यूरिटिकम है। तो आइए इसका क्रॉस रेफरेंस देखें। जैसा कि हमने कहा, तो ये बहुत सारी पोएट्री में इसी को यूज किया जाता है। तो सार्कास्टिक हुआ कटाक्ष, तीव्रता और तीव्र और आघातकारी, विडंबना सूचक, सूक्ष्म और भावनात्मक है। तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। मॉकिंग उपहास है, लेकिन विडंबना जो है तो आपका आयरनी जो है तो अप्रत्यक्ष या हास्यपूर्ण है। विटी चतुराई होता है, हास्य होता है, दोनों में बुद्धिमत्ती का समानता होती है। और कॉन्टेम्प्टुअस विडंबना प्राय श्रेष्ठता या तिरस्कार को छिपाए होता है। और ह्यूमरस ये हास्य है, और विडंबना में थोड़ा सा अंतर है, विडंबना में अलग होता है। और प्राइड, विडंबना कई बार अहम और आत्मश्रेष्ठता की अभिव्यक्ति होती है। इसका मनोवैज्ञानिक विशेषता है रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिक्स। व्यक्ति को जो भावनात्मक रूप से असुरक्षित है वह विडंबना का उपयोग अपने दर्द या कमजोरी को छिपाने के लिए करता है। बौद्धिकरण यानी कि विडंबना भावनाओं की बुद्धि को माध्यम से नियंत्रण करने की प्रवृत्ति दर्शाता है। व्यक्ति अपने अनुभव से दूरी बनाकर नियंत्रण का अनुभव करता है। और इमोशनल एम्बिवेलेंस भी होता है। विडंबना में विरोधाभास झलकता है, हंसते हुए दुख प्रकट करना, मजाक में अपनी चाहत छिपाना, जो प्राप्त नहीं हुआ उसे तुच्छ करना। और सोशल एडेप्टेशंस में विडंबना सामाजिक स्वीकृति भी दिखती है। यह चतुराई और नियंत्रण का आभास देता है। और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में यह कई विकसित व्यक्तियों में विडंबना जीवन की विरोधाभास की स्वीकृति है। अपूर्णता में ही पूर्णता को समझते हैं। और होम्योपैथिक तक को समझना होता है कि यह स्वस्थ बुद्धिमत्ता है या रोगात्मक दूरी है। तो क्लिनिकल फीचर्स में हम लोग देखें कुछ प्रमुख औषधि। लैकेसिस में जो होता है तो तीव्र भावनात्मक ईर्ष्यालु विडंबना, दूसरे को टूटी को पकड़ने में चतुराई दिखलाता है। प्लैटिना गर्वपूर्ण विडंबना है, दूसरों को तुच्छ समझते हुए सूक्ष्म व्यंग करता है। नक्सवोमिका तीव्र बुद्धि है, त्वरित प्रतिक्रिया, विडंबना तनाव और अधीरता का मुखौटा है। इग्नेशिया दुख के भीतर मुस्कुराहट, विडंबना को दुख छिपाने का माध्यम है। सल्फर जो है तो दार्शनिक है, जीवन की विसंगतियों के ऊपर हल्के हास्य के साथ। नेट्रम्यूरेटिकम संवेदनशील परंतु संयमित हल्की विडंबना के चित्त गहरा है। रोगी की सामान्य प्रवृत्तियां जो होता है, मजाक में सच्चाई कहना, मुस्कुरा कर दुख बताना, हंसते हुए कहना, जैसे अब तो दर्द मेरा पुराना साथी है, गंभीर विषयों पर हल्के अंदाज में टालना और सहानुभूति स्वीकार न करना। ऐसे रोगी में विडंबना दबी भावनाओं की भाषा बन जाती है। रोगी जो है तो अगर रोगी की अभिव्यक्ति देखें, मौखिक संकेत को देखें, तो शब्द में नहीं भाव में को हम लोग को देखना होगा। जैसे पीड़ा को हास्य में बदलना, अपेक्षित भावनाओं को विपरीत प्रतिक्रिया, हाँ मैं तो हमेशा गलत ही रहता हूँ जैसी बातों का प्रयोग करना, और गंभीर विषय पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देना, भावनात्मक प्रश्नों से बचने के लिए मजाक का सहारा लेना। यह सब दिखाता है कि रोगी भावनात्मक रूप से असुरक्षित है और विडंबना उसके लिए एक सुरक्षा कवच है।
इसका कंपैरिजन करते हैं सरकास्म के साथ में। सरकास्म आक्रामक होता है, लेकिन आयरनी जो होता है संयंत्रित और सूक्ष्म होता है। सरकास्म चोट पहुंचाता है, लेकिन आयरनी दूरी बनाता है। आयरनी वर्सेस विट, विट जो है तो मानसिक चपलता है, लेकिन उसी की भावनात्मक तनाव मुक्त रूप है आयरनी। और आयरनी बनाम मॉकिंग, मॉकिंग एक प्रत्यक्ष उपास है, लेकिन आयरनी विनम्र लेकिन तीखा है। आयरनी वर्सेस ह्यूमर, ह्यूमर उपचारक है, जोड़ता है। आयरनी बचाव और अलग करता है। तो आयरनी और डिफरेंस इन डिफरेंसेस में उदासीनता सच्ची दूरी है, विडंबना भाषा के माध्यम से होता है। इसका माइजमेटिक एनालिसिस करें। स्वरित जो होगा तो हल्का आत्मरक्षा हास्यपूर्ण व्यंग होगा, है ना, जैसे सल्फर नेट्रम म्यूट पल्सेटला। साइकोटिक जो होगा तो द्वंद्वपूर्ण होगा, गुप्त भावनाओं को छुपाने वाली विडंबना होगी, थूजा इग्नेसिया नक्रोमिका। सिफिलिटिक जो होगा सो कड़वा विनाशकारी व्यंग, निराशा को बुद्धि का रूप देना होता है, जैसे लैकेसिस प्लेटिना और औरत। केस टेकिंग के दौरान पहचान, विडंबना को पहचानने के लिए चिकित्सक को भावनात्मक और भाषिक विरोधाभास पर ध्यान देना चाहिए। और हमें चाहिए कि रोगी के हास्य का वास्तविक है या दर्द से बचने का तरीका है। क्या बोलने और भाव के बीच में असंगति है? क्या यह सहानुभूति से बच रहा है? क्या विडंबना विशेष विषयों पर ही दिखती है, संबंध, स्वास्थ्य और अधिकार में? यदि पूछा जाए आप ऐसा मजाक में कहते हैं या भीतर में महसूस कर रहे हैं, रोगी थोड़ा सा असहज हो जाता है। ऐसे अवलोकन से वास्तविक भावनात्मक मूल तक पहुंचना संभव होता है, जिससे हम लोग सिमिलिमम का चयन कर पाते हैं। और फिलोसॉफिकल अप्रोच में डॉक्टर हैनीमैन ने मन की स्वभाव की स्थिति को सच्ची अभिव्यक्ति कहा, और विडंबना वही मुखौटा है जिसे असंतुलित को छिपाता है। केंट ने कहा रोगी के का जो विशेष और विलक्षण है वही औषधि की कुंजी है। विडंबना उसे पिक्यूलियर मानसिक में एक संकेत करता है। और होम्योपैथी में हर मानसिक लक्षण जीवनी शक्ति को के असंतुलन का द्योतक होता है, और विडंबना उसी को दर्शाती है जहाँ हृदय और बुद्धि में तालमेल नहीं होता है। और इस विभाजन से हम लोग सिमिलिमम तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत सारी दवाइयों को हम लोगों ने देखा। और एक मैं बताता हूँ एक रोगी के विषय में, जो कि 36 साल की थी और पुराने सिर दर्द और अनिद्रा से पीड़ित रहती थी। लेकिन जब उसे बात करते समय कहती है कि यह सिर दर्द तो मेरा सबसे पुराना साथी है, और जब ज्यादा सोचती हूँ तो चला जाता है, और मुस्कुराती है पर आंखों में उदासी होती है। उनके पति बता रहे थे कि कभी रोती नहीं है, सब कुछ मजाक में टाल देती है। तो इसका हम लोग समझे, यह संयमित भाव है, विडंबनापूर्ण है, हास्य है, और भावनात्मक दबन दबन है। इसमें इग्नेशिया हमारा आ जाता है, और ये बहुत अच्छा है। यह दर्शाता है कि विडंबना की सही पहचान रोगी के भावना गहराई तक पहुंचने का माध्यम बन जाता है। तो हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक गहन मानसिक स्थिति का प्रतीक है, जहां अंतर का सत्य हास्य या उल्टी भाषा में व्यक्त होता है। यह बुद्धि और भावनाओं के बीच का संघर्ष का रूप है। होम्योपैथी में यह केवल व्यक्तित्व नहीं बल्कि जीवनी शक्ति का असंतुलन है। दबी भावनाएं, बौद्धिक अभिमान और आत्मरक्षा का संकेत है। रूब्रिक्स के सही अवलोकन से चिकित्सक न केवल रोगी के शब्द बल्कि शब्दों के पीछे छपे मौन भी सुन सकता है। विडंबना उस सेतु की तरह काम करता है जो हृदय बुद्धि को जोड़ने के बजाय अलग करता है। और सिमिलिमम बना करके सिमिलिमम से हम लोग दवा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार औषधि उचित मुखौटा, विडंबना का मुखौटा हट जाता है और सत्य भावनात्मक एक रूपता को प्रदान प्राप्त करता है। तो साथियों, आपने समझा, देखा कि कैसे रोगी के विभिन्न भाव को देखना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है कि उसके प्रत्येक भावनाओं को, उसके शब्द को सुने और उसके भावनाओं को पहचानने का कोशिश करें। तो इस प्रकार आपको इस महत्वपूर्ण रूब्रिक्स के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे। तो आइए आज के इस संदेश के साथ हम लोग एक नए रूप में आगे बढ़ेंगे,
और फिर आने वाले समय में फिर एक नया रूब्रिक्स भी देखेंगे। आज के लिए हम लोग यहाँ पर यह रूब्रिक समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।